तो दोस्तों चलिए आज शुरू करते हैं अपना सेकेंड पार्ट, मतलब कि डे 2 में डुअल नेचर के आपने दिन भर की सारी चीजें कर ली होंगी। तो अब अपन करने जा रहे हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। आगे बढ़ने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जो भी शेड्यूल था उसको फॉलो करना। इसके बाद 7 बजे जो न्यूमेरिकल अभी चल रहे हैं अपने न्यूमेरिकल्स करना। इसके साथ में आपको फॉर्मूला भी दे रहा हूं, ये फॉर्मूला करना। नीचे जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो तुम्हारे पास पीडीएफ है उसको डाउनलोड कर लेना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना गलती से भी मत भूलना। अब अपन शुरू करने के लिए तैयार हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। और इसमें मैं गारंटी ये दे रहा हूं कि जो आपके डाउट होंगे वो क्वेश्चन मैंने 100% बोर्ड पर ले लिए होंगे। इसमें एनसीईआरटी के भी वो क्वेश्चंस होंगे जो आपको डाउट दे रहे होंगे। तो इसीलिए सारे वीडियो को पूरे एंड तक देखना और अच्छे से देखना, जल्दी जल्दी करके स्किप कुछ भी मत करना कि ये तो मुझे आता था तो छोड़ देते हैं। और अगर आपकी कैलकुलेशन खराब है तब भी ये वीडियो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैं उसमें आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दे दूंगा ताकि आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाए, आप न्यूमेरिकल को समझ पाएं और न्यूमेरिकल को कर पाएं। तो चलिए अब अपन तैयार हैं फॉर्मूलाज को समझने के लिए। सबसे पहले यहां पर बेसिकली अपने पास 4 फॉर्मूलाज आने वाले। एक फॉर्मूला है C इज टू लैम्डा न्यू, ये तो मैंने जबरदस्ती बना दिया क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में तुम पढ़ चुके थे। इसके बाद दूसरा फॉर्मूला है E इज टू एच न्यू, ये प्लैंक वाला फॉर्मूला है। और अगर मैं यहां पर न्यू की वैल्यू C बाय लैम्डा रख दूं तो ये हो जाएगा HC बाय लैम्डा। यहां पर H प्लैंक कांस्टेंट है, C स्पीड ऑफ लाइट है, लैम्डा आपके पास वेवलेंथ है। सारी चीजें मैंने मेंशन कर दी हैं, डोंट वरी। मगर यहां पर जब आप H की वैल्यू रखोगे और C की वैल्यू रखोगे तो वो आपका जो आंसर आता है वो आंसर आता है आपका जूल में। कई जगहों पर अपन को आंसर निकालने पड़ेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो उसके केस में अपन क्या करेंगे, H और C की वैल्यू को रखकर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर आपको आंसर देना है तो आप ये फॉर्मूला यूज करो। कई जगहों पर यहां पर 1230 होगा, 1227 होगा, टेंशन मत लेना, जनरल है 1240 अपॉन लैम्डा इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और लैम्डा इसमें होगा नैनोमीटर में, इस चीज का ध्यान रखना। इसके बाद अपने पास जो फॉर्मूला आता है वो आइंस्टीन की इक्वेशन है कि इंसिडेंट एनर्जी 2 पार्ट में जाएगी, काइनेटिक एनर्जी और वर्क फंक्शन। काइनेटिक एनर्जी अपने पास हो जाएगा E माइनस फाई। जिस तरह से पढ़ाया था उसी तरह से पूरे फॉर्मूलाज को भी मैंने लिख दिया है। अब काइनेटिक एनर्जी हो गई इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। अब आप क्या कर सकते हो, आप इस काइनेटिक एनर्जी को, क्योंकि E इज इक्वल टू एच न्यू पढ़ चुके हो, तो E की जगह पर लिख सकते हो एच न्यू, और फाई की जगह पर, वर्क फंक्शन की जगह पर लिख सकते हो एच न्यू नॉट। एच कॉमन हो गया। यहां पर न्यू नॉट क्या है, आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। काइनेटिक एनर्जी को 2 तरह से लिखा जा सकता है। अगर आपसे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा जाए तो आप यहां पर काइनेटिक एनर्जी को लिख दो हाफ mv² और 2 को इधर लाके m को डिवाइड कर दो और अंडर रूट लगा दो स्क्वायर की वजह से, तो ये आ गया आपके पास इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। मैं आपसे फिर कहूंगा, याद यही फॉर्मूला रखो, काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv² लग के इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको अलग से घोटने की जरूरत नहीं है। इसीलिए 3 फॉर्मूले बोले थे ये वाले। ये फॉर्मूले तो मैं सब इससे निकाल रहा हूं यार, इसकी कोई जरूरत नहीं थी अपन को। ये याद मत करना, ये याद रखना, काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv² लिखोगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी को अगर आप E इंटू VS, VS क्या, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, सब मेंशन है, टेंशन मत लेना। सो EVS इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट, स्टॉपिंग पोटेंशियल आ जाएगा। E को डिवाइड में ले आओ, H बाई E इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट। अगर गलती से आपसे कहा जाए कि ये सारी चीजें आपको कन्वर्ट करनी है वेवलेंथ के टर्म्स में, तो जहां पर भी आपने फ्रीक्वेंसी लिखा है उस फ्रीक्वेंसी को रिप्लेस कर देना C बाय लैम्डा से। ये सारे के सारे फॉर्मूला आपके कन्वर्ट हो जाएंगे वेवलेंथ के टर्म्स में। बहुत आराम से सुकून से चल रहा हूं, इसके बाद भी सारे क्वेश्चंस तुमको करवा दूंगा, और वो भी अपने टाइम फ्रेम के अंदर, जो बाबा जी हमेशा कहते हैं। इसके बाद आपसे कहा जाएगा डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली के लिए लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, मोमेंटम है ये। मोमेंटम को लिख सकते हैं मास इंटू वेलोसिटी। अगर हम देखें तो मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में भी लिखा जा सकता है, √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। अगर आप लोगों ने वीडियोस देखे होंगे जो सुबह डिस्क्रिप्शन में दिए थे, तो ये सब चीजें आपके लिए अब हलवा बन चुकी हैं, क्योंकि आपने दिन में न्यूमेरिकल भी सॉल्व करें। इसके बाद हम काइनेटिक एनर्जी को QV लिख सकते हैं। वहां हम EV क्यों लिख रहे थे, क्योंकि E इसीलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बातें कर रहे थे। अगर आप किसी चार्ज Q की बात करते हो तो आप यहां पर काइनेटिक एनर्जी को लिखोगे QV। Q क्या है, चार्ज, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये फॉर्मूलाज हैं जिनका हम यूज करेंगे। बेसिकली 4 थे, बाकी तो सब जुगाड़ से लाए थे अपन। ये 4 फॉर्मूलाज पर आपकी पूरी कहानी हो जाएगी। अब जरा बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपसे कहा गया 2 मेटल्स A एंड B
have work function 2 electron volt and 5 electron volt respectively. Which metal will emit electron when the irradiated with a light of wavelength 400 नैनोमीटर? इन दोनों में से कौन लाइट को एमिट करेगा जब वेवलेंथ आएगी 400 नैनोमीटर? आपको एनर्जी किस में दी हुई है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी हुई है। अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी हुई है तो जो वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग आप एनर्जी निकालोगे, देखो फ्रीक्वेंसी पहले वाले के लिए अपने पास वर्क फंक्शन दे रखा है। पहले वाले का वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे वाले का वर्क फंक्शन है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फ्रीक्वेंसी नहीं वर्क फंक्शन। इसके बाद हमसे कहा गया कि आपने इंसिडेंट क्या कराई है 400 नैनोमीटर। हम लोग जानते हैं वर्क फंक्शन के लिए hc बाय लैम्डा नॉट, ठीक है। अब यहां पर मैं वर्क फंक्शन नहीं निकाल रहा हूं, यहां पर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं एनर्जी। तो मेरे पास जो इंसिडेंट एनर्जी थी वो इंसिडेंट एनर्जी के अकॉर्डिंग hc बाय लैम्डा, hc 1240 अपॉन लैम्डा नैनोमीटर में ही दे रखा है 400। जैसे ही निकाला 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया मेरा। 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है वो 2 से तो ज्यादा है। इसका मतलब है कि ए वाला जो है वो इमिट करेगा क्योंकि उसका वर्क फंक्शन 2 है और इंसिडेंट एनर्जी 3.1 है। मगर जो बी वाला है वो इमिट नहीं करेगा। क्यों इमिट नहीं करेगा? क्योंकि बी वाले का वर्क फंक्शन है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बताया था आपको, और ये जो इंसिडेंट एनर्जी है वो 3.1 है। मतलब वर्क फंक्शन ज्यादा है, मेटल बी इमिट नहीं करेगा, मेटल ए इमिट करेगा। जिसका वर्क फंक्शन कम होता है इंसिडेंट एनर्जी से वो इमिट करता है, जिसका ज्यादा होता है वो इमिट नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 1 डन। अच्छा क्वेश्चन था, बनते हैं चांसेस आने के। इसके बाद हमारे पास दूसरा क्वेश्चन, कैलकुलेट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम द फोटोसेंसिटिव सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन 3.2। वर्क फंक्शन हमको दे दिया, मतलब फाई हमको दे दिया। इसके बाद उन्होंने बोला इंसिडेंट की वेवलेंथ दे दी हमने आपको 300 नैनोमीटर। आपसे कहा गया काइनेटिक एनर्जी निकालो। काइनेटिक एनर्जी निकालने का एकमात्र फॉर्मूला होता है, वो है आइंस्टीन इक्वेशन। वो बोलती है इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन दे रखा था, इंसिडेंट एनर्जी नहीं दी है, और क्योंकि वर्क फंक्शन दे रखा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो हमको इंसिडेंट एनर्जी भी किस में निकालनी चाहिए थी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये आ जाएगा 1240 अपॉन लैम्डा। लैम्डा था 300 नैनोमीटर, नैनोमीटर में ही तो इसमें रखते थे अपन, तो रख दिया 300। इसको सॉल्व किया, आंसर आया 4.13 4.14, जैसा आपकी बुक्स में दिया हो, टेंशन मत लेना। 4.13333 राउंड ऑफ करके कोई 4.14 लिख रहा होगा तो उसके लिए अपन लड़ाई झगड़े नहीं करना, अपन को किसी के कॉलर नहीं पकड़ने का है, ठीक। सो E इज इक्वल टू 4.13। इंसिडेंट एनर्जी आ गई 4.13 क्योंकि लैम्डा दिया हुआ था, वर्क फंक्शन भी दे दिया था, माइनस कर दिया तो ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो बाहर आ सकती है वो आपको मिल गई और ये आपका आंसर है। इसके बाद क्या? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ प्रोटॉन एंड अ ड्यूट्रॉन। अब ड्यूट्रॉन क्या होता है? तो ड्यूट्रॉन होता है 2H1। ड्यूट्रॉन होता है अपने पास 2H1, मतलब जिसका मास जो होता है वो डबल होता है प्रोटॉन से, क्योंकि अपन ये मानते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का लगभग मास सेम है, ठीक है, ऑल्दो न्यूट्रॉन थोड़ा भारी होता है। और जो चार्ज है वो होता है 1 प्रोटॉन, मतलब E के बराबर होता है। तो इन दोनों में चार्ज तो सेम है, किसमें? प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में। मगर प्रोटॉन का मास अगर m है तो यहां पर ड्यूट्रॉन का मास क्या है? 2m है। क्यों? क्योंकि इसका जो मास होता है वो 2 होता है और प्रोटॉन का मास तो 1 ही होता है, ठीक। सो अगर इस प्रोटॉन के मास को m लिखा तो इसके मास को आप क्या लिखोगे? 2m। आपसे कहा गया दोनों को सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया, मतलब दोनों का v सेम है। अब क्या गिवन है अपन को? इतनी सारी चीजें गिवन थी। अब बोला है द ग्रेटर वैल्यू ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट। किसके साथ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ज्यादा होगी? क्योंकि वोल्टेज की बात कर रहा है तो कौन से फॉर्मूले की तरफ जाना चाहिए? मैंने तुमको अब भी हाल देखो ये फॉर्मूलाज बताए थे और वोल्टेज के केस में ये फॉर्मूला था। तो ये लैम्डा इज इक्वल्स टू H अपॉन √2m इंटू QV। इस फॉर्मूले को अगर अपन यूज करें तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहां पर अपने पास देखो लैम्डा इज इक्वल्स टू H अपॉन √2m QV। H सेम है, 2 सेम है दोनों के लिए, m मास अलग अलग है, इसका m है इसका 2m है। दोनों के चार्ज, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज और ड्यूट्रियम का चार्ज, दोनों के चार्ज सेम है तो Q सेम है, V सेम है। इसका मतलब है आप क्या लिखोगे? आप ये लिखोगे कि बाबा जी लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। और अगर लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है तो लैम्डा P अपॉन लैम्डा D, प्रोटॉन अपॉन ड्यूट्रॉन इज इक्वल टू √, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जिसको भी दिक्कत है समझो, फोकस करो, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उल्टा है।
तो यहां पर अगर प्रोटॉन अपॉन ड्यूट्रॉन करेंगे तो मास का रेशियो क्या आएगा, ड्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन, और रूट लगा था इसीलिए यहां पे रूट लगाया। अगर स्क्वायर होता तो स्क्वायर लगा देता, क्यूब होता तो क्यूब लगा देता। तो ये समझ में आ गया। मास ऑफ ड्यूट्रॉन 2m है, मास ऑफ प्रोटॉन m है, तो ये हो जाएगा 2m अपॉन m, m से m कैंसिल, लैम्डा प्रोटॉन अपॉन लैम्डा ड्यूट्रॉन अगर देखो तो ये आएगा √2, 2 उधर चला गया, मतलब कि किसका, प्रोटॉन की वेवलेंथ ज्यादा है ड्यूट्रॉन से, कितने टाइम्स, √2 टाइम्स। तो लैम्डा p इज ग्रेटर देन लैम्डा d। आपने रीजन के साथ समझाया है यहां पे। अब अपने पास जो दूसरा पार्ट था वो क्या बोल रहा था, इनमें से किसका मोमेंटम ज्यादा होगा या लेस होगा, ठीक है। सो मोमेंटम अगर निकालना है तो मोमेंटम के केस में अपन देखो, मैं तुम इसको मास इनटू वेलोसिटी से नहीं ले जा रहा, मैं इसको डी ब्रॉगली से ले जा रहा हूं। देखो कैसे ले जा रहा हूं, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, h अपॉन पी। तो इसका मतलब है वेवलेंथ और मोमेंटम दोनों उल्टे हैं एक दूसरे के। तो भैया प्रोटॉन की वेवलेंथ ज्यादा थी तो प्रोटॉन का मोमेंटम कम होगा, फिर भी प्रूफ कर दो, उसमें क्या जा रहा है, घुग्गू बनाने में कितनी देर लगती है अपन को। सो h अपॉन पी, तो p इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा, p इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्योंकि h कांस्टेंट है। सो प्रोटॉन का मोमेंटम अपॉन ड्यूट्रॉन का मोमेंटम इज इक्वल टू उल्टा, क्योंकि इनवर्सली है और रूट वूट नहीं है यहां पे। तो यहां प्रोटॉन अपॉन ड्यूट्रॉन, तो यहां ड्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन वेवलेंथ, प्रोटॉन अपॉन ड्यूट्रॉन की जो लेंथ जो आ रहा था रेशियो वेवलेंथ का वो √2 आ रहा था, तो ये तो ड्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन है, 1 अपॉन √2 हो जाएगा। इसका मतलब है अगर आप गौर से देखो तो प्रोटॉन का मोमेंटम जो है वो ड्यूट्रॉन के मोमेंटम का 1 अपॉन √2 टाइम्स है, मतलब कि ड्यूट्रॉन की जो मोमेंटम है, क्योंकि ये अगर इधर जाएगा, गौर से देखो तो ये चीज डिवाइडेड बाय √2 इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन। तो देखो ड्यूट्रॉन का क्या ज्यादा था, ड्यूट्रॉन का ज्यादा था वेवलेंथ, प्रोटॉन का क्या ज्यादा है, मोमेंटम, और किसका कम मोमेंटम है, मोमेंटम कम है प्रोटॉन का, ठीक है, और वेवलेंथ किसकी कम है, वेवलेंथ कम है ड्यूट्रॉन की। तो चलिए अब बढ़ जाते हैं अपन अपने अगले पार्ट की तरफ, और वो ये है अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल। अब एक प्रोटॉन दे दिया, एक अल्फा पार्टिकल दे दिया, मैंने दोनों को मेंशन कर लिया। प्रोटॉन का चार्ज होता है E, मास होता है m, अल्फा पार्टिकल जो है वो हीलियम न्यूक्लियस की तरह होता है, इसका चार्ज होता है डबल 2 और जो मास होता है वो 4 टाइम्स हो जाता है प्रोटॉन के मास के। तो यहां पर अगर अपन देखें तो अपन से कहा गया क्या, they have the same de Broglie wavelength, determine the ratio of, किसका रेशियो चाहिए आपको, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल का। दोनों के केस में उन्होंने बोला है प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल की वेवलेंथ सेम है, आपको पोटेंशियल का रेशियो चाहिए। तो पोटेंशियल वाले फॉर्मूले पे आओ, लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन √2m इंटू QV। इसमें अगर आप देखो गौर से, दोनों के अगर अपन के पास वेवलेंथ सेम है तो h अपॉन √2m QV। अब जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन का तो Q हो गया E, और जो पोटेंशियल है अपने पास वो हो गया Vp, कोई टेंशन नहीं है इसमें। मास हो गया m इज इक्वल टू अल्फा के केस में h अपॉन 2, मास कितना है अल्फा का 4m, चार्ज कितना है अल्फा का 2e, तो Q की जगह 2e, मास की जगह 4m इंटू V अल्फा। V अल्फा क्या है, V अपने पास है पोटेंशियल किसका, अल्फा का, h से h कैंसिल कर दो, कर दिया। ये लो भाई, ये इधर पहुंच गया, 2 इंटू 4 8 इंटू 2 16 MeV अल्फा। अब आप कहोगे कैंसिल यहीं पे हो रहा था, मैंने जानबूझ के नहीं किया क्योंकि मेरे साथ तो बायो वाले हैं ना, और बायो वालों को कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में दिक्कत आती है, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है। अभी बहुत सारे न्यूमेरिकल बाकी हैं, इसीलिए टेंशन मत लो। मगर यहां पर जो मुझे तुम्हें सिखाना है वो ये सिखाना है दोस्तों कि कैलकुलेशन को सिंपल रखो, ज्यादा सोचो मत। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, अब स्क्वायर करूंगा तो रूट कैंसिल, ME से ME कैंसिल, 16 और यहां 2, तो ये बचेगा 8, डिवाइड में चला गया। V अल्फा मतलब एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल ऑफ अल्फा इज 1 अपॉन 8 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेटिंग ऑफ पोटेंशियल ऑफ फॉर प्रोटॉन। ठीक, ये हो गया। दूसरा पार्ट अपन से क्या कहा था, दूसरा पार्ट अपन से कहा गया कि आपको ये बताना था कि वेलोसिटी क्या होगी। तो यार वेलोसिटी क्या होगी अगर मुझे चेक करना है, तो मेरे पास लैम्डा का फॉर्मूला क्या है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का h अपॉन mv। तो अगर दोनों की वेवलेंथ इक्वल हैं तो मैं इसको लिख देता हूं h अपॉन mv। h मास ऑफ प्रोटॉन m, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन vp, h मास ऑफ अल्फा 4m, वेलोसिटी ऑफ अल्फा v अल्फा। देखो h से h कैंसिल, m से m कैंसिल,
ये देखो यहां से ये वी अल्फा पहुंच जाएगा यहां और वीपी आ जाएगा ऊपर, तो वी अल्फा इज इक्वल टू वीपी अपॉन 4, यानी वेलोसिटी ऑफ अल्फा इज 1/4 ऑफ द वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, अगर अपन से कहा जाए डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है तो मैंने वेलोसिटी का भी बता दिया, मैंने एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल का भी बता दिया, इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने रेशो लेना भी सिखा दिया। इसी टाइप की वैरायटी आएगी दोस्तों एग्जाम में, और उस दिन तुम कहोगे बाबा जी सही बोल रहे थे आप, इसीलिए कह रहा हूं आंख बंद करके जो बोल रहा हूं उसको फॉलो करो, और जो डाउट हो टेलीग्राम ग्रुप पे भेजो ना, शाम को 10 बजे बाबा जी आ ही रहे हैं लाइव, सबसे पहले आपके डाउट क्लियर करे जाएंगे जो लोग टेलीग्राम पर पहले भेज देंगे, इसीलिए बताते रहो अपने डाउट, मैं क्लियर करता रहूंगा। इसके बाद जो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल v, ऐसा एक अपने पास बीम है जिसको अपन ने एक्सेलरेट किया है v से, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इक्वल है किस एनर्जी के, जो एक फोटोन की होती है जिसकी वेवलेंथ है 5460 नैनोमीटर। फाइंड दी डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात कर रहा है, तो अपने पास जो फॉर्मूला आता है वो आता है लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, इसी को तो QV लिख रहे थे तुम। अब अगर डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, उस फोटोन की एनर्जी यानी hc बाय लैम्डा के बराबर है जिसकी वेवलेंथ कितनी दे रखी है 5460 इंटू 10⁻⁹, तो मैंने h की वैल्यू रख दी जो आपको पेपर में दी होगी, मैंने c की वैल्यू रख दी स्पीड ऑफ लाइट की जो आपको पेपर में दी होगी, मैंने वेवलेंथ की वैल्यू रख दी जो आपको यहां दी हुई थी, नैनो का मतलब 10⁻⁹, मैंने यहां पर 1240 वाला फॉर्मूला यूज नहीं किया। क्यों नहीं किया 1240 अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर, क्योंकि उससे आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता, मुझे आंसर जूल में चाहिए था तो मैंने नहीं रखी वो वाली वैल्यू, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो मैं रख देता। तो ये जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3.6 इंटू 10⁻⁻20 जूल। क्या निकल के आ गया आपके पास, काइनेटिक एनर्जी। और ये जो काइनेटिक एनर्जी आई है ना दोस्तों, इसको यहां रख दो, ये हो गया अपने पास h की वैल्यू, ये हो गया 2, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो देगा आपको, ये है देंगे वो आपको पेपर में, टेंशन मत लो, यहां रख दो। और ये आपने रख दी काइनेटिक एनर्जी। जैसे ही इस कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे, ऑल्दो डेटा थोड़ा सिंप्लीफाइड होना चाहिए बट इसमें बस मल्टीप्लाई करके रूट वगैरह लेना है आपको, आंसर आ जाएगा 2.58 इंटू 10⁻⁹ मीटर। अगर मैं साल की शुरुआत में बना रहा होता ये वीडियो तो ये कैलकुलेशन करके दिखाता, अब अपने पास समय थोड़ा सा कम है तो ये कैलकुलेशन तो मैं मान रहा हूं कि मल्टीप्लाई डिवाइड करना मेरे साथ वालों को आता है कि नहीं आता, हाँ कमेंट में बता देना मुझे, और कितना समझ में आया ये भी बता देना याद से। द फॉलोइंग, अच्छा क्वेश्चन है देखो, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन फॉर अ फ्यू फोटोसेंसिटिव मटेरियल। इन सारे मटेरियल के लिए ये है इनका वर्क फंक्शन। इन सारों को अपन ने एक्सपोज किया किस वेवलेंथ के लिए, 300 नैनोमीटर के लिए, तो इनमें से कौन सा जो है वो इमिट नहीं करेगा। तो वेवलेंथ आपको दे दी, थॉट प्रोसेस समझो, वेवलेंथ दे दी, क्या आप उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी निकाल सकते हो, और ये सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, hc बाय लैम्डा का, वो एनर्जी किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1240 अपॉन लैम्डा। इसमें मैंने 1240 अपॉन लैम्डा रख दिया, 300 नैनोमीटर में ही है, बिल्कुल है, डिवाइड किया, आंसर आया 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो एनर्जी है ये इंसिडेंट एनर्जी है, क्योंकि इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ ली थी अपन ने। अब इंसिडेंट एनर्जी क्या इससे ज्यादा है, हाँ ज्यादा है, इसका मतलब इमिट करेगा। इससे ज्यादा है, हाँ मतलब इमिट करेगा। इससे ज्यादा है, हाँ क्योंकि 4.13 बड़ा है इससे, तो इमिट करेगा। मगर ये जो एनर्जी है, ये देखो थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये वर्क फंक्शन ऑफ मोलिब्डेनम 4.17, और जो आपका इंसिडेंट हो रहा है वो है 4.13। आपका इंसिडेंट वाला कम है और उसका वर्क फंक्शन ज्यादा है, मतलब एमओ मोलिब्डेनम इमिट नहीं करेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और चांसेस बहुत बनते हैं इसके आने के आपके एग्जाम में। ऐसे ही वीडियो की कटिंग लूंगा मैं फाइनल पेपर में, जिस दिन फाइनल पेपर होगा ना, एंड में मैं तुमसे कहूंगा कि क्या हुआ, देखो बोला था ना आया है, इसीलिए सब चीजें याद से करो, ध्यान से करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से क्या बोल रहा है, कंसीडर अ मेटल एक्सपोज टू अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर। वेवलेंथ दे दी आपसे, उससे ये बोला गया द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डबल्स, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी निकल रही है वो डबल हो गई व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। जब अपन ने लाइट की वेवलेंथ कर दी 400 नैनोमीटर, तो आपको बताना है वर्क फंक्शन क्या होगा। बहुत सिंपल,
देखो सबसे पहले वेवलेंथ क्या दे रखी थी 600 नैनोमीटर। क्या आप इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि आपको आइंस्टीन इक्वेशन यूज करनी है, काइनेटिक एनर्जी की बातें हो रही हैं। तो वेवलेंथ दे दी आपने, उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी निकाल दी। दूसरी वाली वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर, आपने 1240 अपॉन 400 क्योंकि नैनोमीटर में ही रखकर इसकी एनर्जी भी निकाल दी। जैसे ये दोनों एनर्जीज आई, पहले वाले केस में अगर काइनेटिक एनर्जी k है तो दूसरे वाले केस में उसने ये बोला है कि वो डबल हो गई तो वो 2k हो गई। जैसे ही रखा तो फॉर्मूला क्या था आइंस्टीन का? इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन इज इक्वल टू काइनेटिक। तो काइनेटिक एनर्जी अपने पास आ जाएगी, इंसिडेंट है 2.07, वर्क फंक्शन निकालना है। दूसरे वाले केस में आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो डबल हो गई, इंसिडेंट एनर्जी 3.1 है, वर्क फंक्शन 5 है। क्या इस k की वैल्यू को उठाकर यहां रख सकते हो? बिल्कुल रख सकते हो, रख दो। जैसे ही आप यहां पर रखोगे आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2 इंटू ई की वैल्यू, k की वैल्यू क्या है 2.07 माइनस 5 इज इक्वल टू 3.1 माइनस 5। जैसे ही यहां पर 2 का मल्टीप्लाई किया ये हो जाएगा अपने पास 4.14 माइनस 25 इज इक्वल टू 3.1 माइनस 5। ये चीज आ जाएगी इधर, 25 चला जाएगा उधर, 4.14 माइनस आप 3.1 करोगे तो वो आंसर दे देगा 1.04। 25 माइनस 5 आप करोगे तो आ जाएगा 5, वर्क फंक्शन आ गया 1.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्वेश्चन को दोबारा से सुनना, जरूर सुनना, पीछे करना और फिर से सुनना, क्योंकि ज्यादा समझ में तब आएगा कि मैंने कैसे इसको जल्दी से कर डाला। मेरे पास गिवन इंफॉर्मेशन 2 वेवलेंथ थी, 2 अपन को काइनेटिक एनर्जी की इंफॉर्मेशन दी थी, बस इससे मुझे समझ में आ गया कि मुझे आइंस्टीन पे जाना है। इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि ये आपके पास एक फिगर है, इन दोनों में से किसका वर्क फंक्शन ज्यादा है, किस मेटल का वर्क फंक्शन ज्यादा है। तो भाई ये बताओ, स्लोप तो अपने पास ये होती है इक्वेशन, ये अपन ने निकाली भी है, इसकी स्लोप जो होती है वो होती है h/e कांस्टेंट, तो पैरेलल लाइन हो गई। और जो इंटरसेप्ट होता है वो होता है phi/e, वर्क फंक्शन अपॉन e। तो ये बताओ नीचे जाके कौन मिलेगा? जो नीचे मिलेगा या फिर जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देखो काइनेटिक एनर्जी कब शुरू होती है? जब अपने पास ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या इंटरसेप्ट किसका ज्यादा है? बी का, जो बाद में आ रहा है वो ज्यादा, तो इसीलिए बी के लिए वर्क फंक्शन ज्यादा है। अब अगर अपन देखें, आगे बढ़े, मेटल ए और मेटल बी से आपसे कहा गया कि आपको क्या निकाल कर लाना है? आपको निकाल कर लाना था प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू और ये बताना था कि क्या वो सही है। तो देखो यार, मैंने क्या किया, अगर मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट करूं तो यहां पर ये क्या आ रहा है अपने पास? पहली वाली मेटल के लिए स्लोप क्या है अपने पास? h/e। तो h/e इज इक्वल टू, ये क्या आ गया अपने पास? ये देखो 2, ये 2 वाले पॉइंट पर आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 10। तो एक पॉइंट मैंने ये ले लिया और एक पॉइंट मैंने ये ले लिया। सो y2 माइनस y1 2 माइनस 0 अपॉन x2 10 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4, ये x2 है और ये x1 है 5 इंटू 10 की पावर 14। तो यहां पर x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, सो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 किया 2 अपॉन 5 इंटू 10 टू दी पावर 14। ये आ गया मेरे पास स्लोप और उसमें मैंने e का जब मल्टीप्लाई कर दिया यहां पर ये, तो ये आ गई मेरे पास h की वैल्यू जो कि लगभग सेम है। अगर मैं मेटल बी के लिए करूं तो कौन से 2 पॉइंट्स लूंगा? मैंने ये वाला ले लिया, ये पॉइंट जिसके करस्पॉन्डिंग मेरे पास ये है। सो देखो यहां पर कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? y2 हो गया 2.5, y1 हो गया 0। सो स्लोप आ जाएगी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये हो गया x2 15 इंटू 10 की पावर 14, x1 क्या हो गया? ये वाला पॉइंट 10 इंटू 10 की पावर 14, दिस माइनस दिस 15 माइनस 10 करेंगे तो बचेगा 5, ये इंटू 10 की पावर 14, तो दोनों से कॉमन आ गया। सो जैसे ही कॉमन आया इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 5, ई का यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ताकि एच निकालें। एच की वैल्यू आ रही है 8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34, जो कि एक्सपेरिमेंटल है इसीलिए थोड़ी बहुत चलेगी वेरिएशन। 6.34 होता था, 8 है, अप्रोक्सीमेटली मैच कर रहा है। ठीक, क्वेश्चन खत्म। इस क्वेश्चन में बहुत डाउट था कौन सा पॉइंट उठाएं, मैंने बता दिया। क्यों उठाएं 2 वाला? क्योंकि आसानी से अपन को फ्रीक्वेंसी भी मिल रही है और वैल्यू भी मिल रही है। इसके बाद ये जो क्वेश्चन तुम्हारे सामने है ये वो क्वेश्चन है जिसमें बहुत लोगों को डाउट होगा, इसलिए मैंने जानबूझ के लिया है। अब इसमें अपन को क्या दिया है? वेवलेंथ दे रखी है नैनोमीटर में और बोला है कि पावर दे रखी है 9.42 मिलीवॉट।
आपसे क्या कहा, सबसे पहले निकालो एनर्जी, आपसे कहा मोमेंटम निकालो, एक एक करके सारी चीजें निकाल देते हैं। सबसे पहला पार्ट अपन को एनर्जी और मोमेंटम, क्या ये वेवलेंथ दे रखी है? बिल्कुल दे रखी है। इसके बाद ये पावर दे रखी है, दे रखी है। एनर्जी निकालने के लिए वेवलेंथ दे रखी है, तो hc बाय लैम्डा, h की वैल्यू रख दी, c की वैल्यू रख दी, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू और वेवलेंथ की वैल्यू नैनो है तो 10 की पावर -9 इसको रखा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यह आंसर आ जाएगा 3.14 इंटू 10 टू दी पावर -19 जूल। जूल में क्यों? क्योंकि उसने बोला ही नहीं इलेक्ट्रॉन वोल्ट करो। मोमेंटम चाहिए था तो मोमेंटम हो जाएगा h बाय लैम्डा। सो p इज इक्वल टू h बाय लैम्डा। h की वैल्यू रख दी, लैम्डा की वैल्यू रख दी अपन ने, कितनी दे रखी थी? ये दे रखी थी। जैसे ही तुमने रखी मोमेंटम आ गया 1.047 इंटू 10 की पावर -27। सो क्लियर हो गया ये अपने पास कि मोमेंटम क्या होगा, एनर्जी क्या होगी। पार्ट 1 डन। इसके बाद दूसरा जो पार्ट है ना, इसमें बहुत लोगों को डाउट होगा और वो ये कह रहे होंगे कि नंबर ऑफ फोटॉन्स कैसे निकालें। तो देखो यार, इसी के लिए तो पावर दे रखी थी, पावर दे दिया और आपको एनर्जी भी निकाल दिया आपने। तो भाई पावर क्या होता है? एनर्जी अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम। तो यार अगर आपको यह पता है कि एक फोटोन की कितनी एनर्जी है और आपको यह पता है कि इतनी पावर चाहिए, तो उस पावर को एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड कर दोगे तो तुम्हें यह पता चल जाएगा कि कितने फोटोन आ रहे हैं पर सेकेंड। फिर से सुन लो, एक फोटोन की एनर्जी पता है, आपको टोटल पावर भी पता है। तो आपने कहा एक फोटोन एक सेकंड में कितने फोटोन आ रहे हैं, तो आपने कहा n फोटोन आ रहे हैं। तो अगर n फोटोन अपने पास आ रहे हैं तो अपन ये कहेंगे ना टोटल एनर्जी पर सेकंड हो गई ne, और एनर्जी पर सेकंड को ही तो पावर बोलते हैं। तो ये हो गया पावर। अब आप देखो तो n चाहिए तो p को इसे डिवाइड कर दो, कहानी खत्म। p दे रखा था, p की वैल्यू ये थी, एनर्जी की वैल्यू निकाल चुके हैं अपन, एनर्जी की वैल्यू निकाल चुके हैं। जैसे ही रखेंगे डिवाइड करेंगे, ये आ गया 3 इंटू 10 की पावर 16 फोटॉन्स। ये नंबर ऑफ फोटॉन्स आ गए। जानबूझ के ये क्वेश्चन करवाया क्योंकि ये फॉर्मूला मैंने बताया नहीं है और आउटसाइड चांसेस बनते हैं, मगर तुम्हारा डाउट पक्का होगा एनसीईआरटी का, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को करवा दिया। अब अपने पास नेक्स्ट आता है, आपसे क्या कहा गया इस बार, हाउ फास्ट डज द हाइड्रोजन एटम हैव टू ट्रेवल टू हैव द सेम मोमेंटम एज दैट ऑफ फोटोन। मतलब मोमेंटम अपने पास क्या था, ये था, हाइड्रोजन एटम को कितनी स्पीड से भगाएं। तो यार देखो, मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी। सेम मोमेंटम चाहिए तो मोमेंटम तो तुमको मिल गया, अपॉन में मास, किसका मास चाहिए, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के पास होता है एक प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास पेपर में दिया होगा, आपने उसकी वैल्यू रख दी, आपको यहां से वेलोसिटी मिल गई। ये एनसीईआरटी का वो क्वेश्चन है जिसमें पक्का तुमको डाउट होगा और ये क्वेश्चन मैंने इसलिए करने भी तुमको दिया था। तो हो गए सारे क्वेश्चंस तुम्हारे और हो गई बल्ले बल्ले अपनी, और आज का दिन भी खत्म हो जाएगा। अब प्रीवियस ईयर को जल्दी से जाओ डाउनलोड करो और डाउनलोड करके उनको जल्दी से रीड करो, आंसर को दिमाग में पिक्चराइज करो। ये तुम्हारी वो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा कि बाबा जी क्वेश्चन को पढ़ने के बाद समझ में नहीं आता कैसे करना है, तो इस तरह से तुम्हें समझ में आएगा कि करना कैसे है। और जल्दी से अपने डाउट टेलीग्राम पर भेज दो, बेहतरीन रिस्पॉन्स आ रहा है। मगर आज दिन पहला था, पीछे मत होना, 10 बजे रात को आपसे डाउट्स पूछूंगा। तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से जय हो।